तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से भारत के सामने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट का ऑफर रखा गया है और किस तरीके से रोल्स रॉयस के द्वारा ब्रिटेन के गवर्नमेंट से इंजनों के एक्सपोर्ट लाइसेंस को भी हासिल कर लिया गया। मतलब रोल्स रॉयस के सामने अब भारत के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं है और रोल्स रॉयस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी दे पाएगा। अब दोस्तों ये जो खबर था ये रोल्स रॉयस कंपनी के लिए ही महत्वपूर्ण खबर नहीं था, क्योंकि इससे रोल्स रॉयस के इस डील को हासिल करने का संभावना और बढ़ गया है, बल्कि इसके साथ साथ ये भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर था, क्योंकि इससे भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के लिए जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप किया जाना है उसके प्रोसेस जहां पे आसान होगा तो वहीं पे AMCA एयरक्राफ्टों के जो डिले का संभावना है उभर के आ रहा है उसे भी कम किया जा सकेगा। पर दोस्तों इस खबर से भी एक बड़ा खबर अब खुल के आगे आया है और बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस कंपनी मतलब ब्रिटेन के कंपनी की तरफ से भारत के सामने एक इंजन का ऑफर नहीं बल्कि दो अलग अलग इंजन का ऑफर किया गया। और रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि रोल्स रॉयस भारत को यूरोजेट EJ 200 सीरीज के इंजन का तो ऑफर किया ही नहीं, बल्कि भारत के सामने रोल्स रॉयस की तरफ से इससे भी बेहतरीन इंजनों का ऑफर रखा गया है। बेसिकली दोस्तों जब भी रोल्स रॉयस और भारत के बीच में इंजनों को लेके खबर आता है तो उन खबरों में EJ 200 सीरीज के इंजनों का जिक्र अवश्य ही रहता है। दोस्तों ज्यादातर खबरों में यह बताया गया है कि रोल्स रॉयस असल में भारत के सामने EJ 200 इंजनों के ही टेक्नोलॉजी को रखा है और इसके ही बेस पे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने का बात रखा है। दोस्तों EJ 200 सीरीज या फिर कहे तो यूरोजेट 200 असल में यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के लिए बनाया गया एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है। पर रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से यह साफ किया गया है कि भारत के सामने EJ 200 सीरीज के इंजनों के बेस पे इंजनों को बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा गया है, बल्कि भारत के लिए रोल्स रॉयस भारत के कंपनी के साथ मिलकर संपूर्ण स्क्रैच से मतलब पूरा बेसिक से एक नए इंजन का डेवलपमेंट करेगा ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयर में किसी भी तरीके का कोई बाधा ना मिले और भारत को संपूर्ण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल सके। इवन रोल्स रॉयस की तरफ से यह भी बताया गया है कि असल में EJ 200 सीरीज इंजनों को क्यों इस ऑफर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। रोल्स रॉयस के मुताबिक EJ 200 सीरीज इंजन असल में एक मल्टीनेशनल कंसोर्शियम के अंतर्गत 4 देशों के कंपनियों के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है और इसी कारण इन इंजनों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये जो EJ 200 सीरीज के इंजन है इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूरोजेट टर्बो कंपनी के पास है, जो कि असल में ये मल्टीनेशनल कंसोर्शियम का कंपनी है। दोस्तों EJ 200 सीरीज इंजनों को बनाने के लिए रोल्स रॉयस, एवो, ITP और MTU एरो इंजन जैसे कंपनी एक साथ मिलकर काम किया है और रोल्स रॉयस नहीं चाहता है कि भारत के साथ बनाए हुए इंजनों के ऊपर इनमें से किसी भी कंपनी की तरफ से कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दावा ठोका जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो EJ 200 सीरीज के जो इंजन है इसके पास भी उतना क्षमता है कि ये अपने आप को 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों में कन्वर्ट कर सके। ऑलरेडी दोस्तों कुछ खबरों में यह भी बताया गया है कि EJ 200 सीरीज के बेस पे एक ऐसे ही हाई थ्रस्ट इंजन का भी डेवलपमेंट किया गया था, लेकिन कभी ये प्रोडक्शन में नहीं आया। रोल्स रॉयस कंपनी का यह भी कहना है कि भारत के 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों में काम संपूर्ण स्क्रैच से शुरू होगा, मतलब पूरा बेसिक से ही इंजनों को डिजाइन और डेवलप किया जाएगा, जिससे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इंडियन कंपनियों को इंजन डेवलपमेंट के बेसिक नॉलेज भी हासिल हो सके। अब दोस्तों ये तो पहले इंजन का ऑफर है जो कि एक तरीके से एक 5th जनरेशन की इंजन के रूप में बनाया जाएगा ताकि भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पर खबरों में बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस के द्वारा भारत के सामने एक दूसरे इंजन के डेवलपमेंट का भी ऑफर रखा गया है और बेसिकली ये 5th जनरेशन का इंजन नहीं बल्कि ये एक 6th जनरेशन का इंजन होगा। और दोस्तों ये ऑफर एक्चुअली रोल्स रॉयस की तरफ से नहीं रखा गया बल्कि BAE सिस्टम की तरफ से रखा गया है, जिसमें कि रोल्स रॉयस कंपनी भी एक पार्टनर रहेगा। बेसिकली ये ऑफर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंतर्गत है। दोस्तों ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम असल में ब्रिटेन के द्वारा जापान और इटली के साथ मिलकर ज्वाइंटली बनाए जाने वाले 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोग्राम है। और आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि BAE सिस्टम के ऑफर के अंतर्गत बताया गया है कि अगर भारत इस प्रोग्राम में एक पार्टनर कंट्री के रूप में जुड़ता है तो भारत को 6th जनरेशन के इंजन के टेक्नोलॉजी मिलेगा। अब दोस्तों ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंतर्गत रोल्स रॉयस को ही नए इंजनों के डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया है और रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से इन इंजनों को डेवलप करने के लिए कई तरीके के नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें ऑप्टिमाइज थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम से शुरू करके इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन कैपेबिलिटी भी शामिल है। मतलब दोस्तों नए इंजन में पहले के किसी भी इंजन के मुकाबले में जो हीट सिग्नेचर प्रोड्यूसिंग है या फिर कहे तो जो थर्मल सिग्नेचर है वो कम होगा, जबकि किसी भी इंजन के मुकाबले में इसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेबिलिटी होगा वो काफी अधिक होगा, क्योंकि 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में कई तरीके के आधुनिक इक्विपमेंट और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाना है, जिनमें लेजर हथियार भी शामिल है। और दोस्तों लेजर हथियारों को ऑपरेट करने के लिए काफी हाई पावर का आवश्यकता होता है और ऑर्डिनरी इंजन जो अब 5th जनरेशन के या फिर 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है उसमें इस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कैपेबिलिटी नहीं है, जिस कारण ऐसे एयरक्राफ्टों में 6th जनरेशन के हथियारों के इस्तेमाल करने के
लिए या लेजर हथियारों के इस्तेमाल करने के लिए एडिशनल पावर सप्लाई का भी आवश्यकता होता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए मतलब ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के लिए इंजनों का डेवलपमेंट करेगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू करके इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा। और भारत अगर इस प्रोग्राम में जुड़ता है तो बताया जा रहा है कि भारत को भी इन टेक्नोलॉजियों का एक्सेस मिलेगा, जिससे कि भारत अपने खुद के 5th जनरेशन के AMCI एयरक्राफ्टों के इंजनों को भी डेवलप कर सकेगा और आवश्यकता पड़ने पे इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 5th जनरेशन के AMCI के इंजनों को एक 6th जनरेशन के इंजन में भी कन्वर्ट कर सकेगा। दोस्तों ये जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्लेटफॉर्म है ये असल में BAE सिस्टम टेम्पेस्ट के नाम से पहले जाना जाता था। साल 2018 में ब्रिटेन के द्वारा इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2018 के ही आसपास ब्रिटेन के तरफ से भारत को भी प्रोग्राम में जुड़ने को लेकर इन्वाइट किया गया था। हालांकि कभी कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं आया और ऐसे फॉर्मल इन्विटेशन नहीं आने के पीछे भी कारण यह है कि भारत की तरफ से कभी इसे लेके कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के द्वारा पहले तो इन एयरक्राफ्टों को अपने बलबूते पे बनाने का बात कहा गया, लेकिन इस तरीके के एयरक्राफ्टों को डेवलप करना जहाँ पे काफी खर्चेलू होता है तो वहीं पे काफी कम मात्रा में अगर ऐसा एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस होता है तो ये एक तरीके से संपूर्ण रिसर्च और संपूर्ण रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। और इसी कारण ब्रिटेन की तरफ से फिर इंटरनेशनल पार्टनरों को ढूंढा गया और पहले इंटरनेशनल पार्टनर के रूप में भारत के सामने ऑफर रखा गया था, जबकि बाद में अब इसमें जापान को भी जोड़ा गया। दोस्तों ब्रिटेन असल में भारत को इस प्रोग्राम में इसलिए भी जोड़ना चाहता था क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जो बड़े मात्रा में ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है, जबकि दूसरी तरफ भारत काफी बड़े मात्रा में फंडिंग भी कर सकता है, जिससे कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में फंडिंग का तो कमी कभी नहीं आएगा। पर यहाँ पे भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत आगे बढ़ने के लिए ऐसे प्रोजेक्टों को खारिज कर दिया गया। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से एक तरीके से सही किया गया है, क्योंकि अगर भारत खुद के संपूर्ण 100% इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट नहीं करता है तो भारत को लगातार ऐसे देशों के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा और ये देश जब चाहे तब भारत को ब्लैकमेल कर सकेगा और अपने फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत भारत को चलने के लिए मजबूर कर सकेगा। हाल ही में ही दोस्तों ऐसा एक एग्जाम्पल फ्रांस की तरफ से भी दिया गया, जबकि भारत उतने बड़े मात्रा में फ्रांस के ऊपर हथियारों को लेकर डिपेंडेंट नहीं है और ऐसा कोई महत्वपूर्ण ज्वाइंट वेंचर भी फ्रांस के साथ नहीं है कि फ्रांस इस तरीके से भारत को ब्लैकमेल कर सके। पर दोस्तों अगर होता या फिर एक बार मान लीजिए कि फ्रांस के साथ भारत कोई 5th जनरेशन या 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा होता जो कि लगभग समाप्ति के कगार पे है और फ्रांस की तरफ से तब भारत को ये ब्लैकमेल किया जाता तो भारत को मजबूरन फ्रांस के ब्लैकमेल के तहत झुकना पड़ता। फिलहाल दोस्तों जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत की तरफ से इसी कारण से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे शर्तों को रखा गया ताकि जेट इंजनों के डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट के जो दूसरे पार्टनर है मतलब विदेशी कंपनी है वो किसी भी तरीके से भारत को ब्लैकमेल ना कर सके और ना ही भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर बाधा डाल सके। दोस्तों यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास होने पर भारत को किसी भी तरीके से यूके के गवर्नमेंट या यूके के कोई भी कंपनी से एयरक्राफ्टों के इंजनों के एक्सपोर्ट करने को लेके अनुमति नहीं लेना पड़ेगा और भारत चाहे तो इसे अर्जेंटीना जैसे देशों को तक एक्सपोर्ट कर सकेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहने पे भारत इसके टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अन्य इंजनों में कर सकेगा और उसमें भी भारत को कोई बाधा नहीं आएगा। इवन इन इंजनों को अपग्रेड भी भारत अपने बलबूते पे कर सकेगा और इंजनों के बेस पे अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंट मतलब इससे भी अधिक थ्रस्ट वाले इंजन और इसके कम थ्रस्ट वाले इंजनों का भी डेवलपमेंट भारत आसानी से कर पाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ जो स्क्रैच से संपूर्ण नए इंजनों के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है, इससे अब यही लग रहा है कि ब्रिटेन की तरफ से ही भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है वो सबसे बेहतरीन ऑफर है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस पुराने M88 इंजनों के कोर के बेस पे और अमेरिका पुराने जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों के बेस पे भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर में इंजनों के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा है। पर दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना है कि संपूर्ण रूप से अगर नए इंजन को स्क्रैच से डेवलप किया जाता है तो यही भारत के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा।